Welcome to Edunomy by Ria. So in this topic I'm going to cover the Phillips curve, a very important topic जो हर पेपर में आता है अगर आपका कोर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं. शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं. शॉर्ट नोट्स की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी सो दैट आप इसका आइडिया समझ पाओ. तो फिलिप्स कर्व क्या कहना चाह रहा है? फिलिप्स कर्व सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था A.W. फिलिप्स. तो उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था कब? जब उन्होंने पूरा यूके का डेटा 40 ईयर्स के डेटा को पूरा स्टडी करा था टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू. और फिर उन्होंने ये बाद में कंक्लूड किया कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं. ये क्या टर्म्स हैं? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई. तो हम इसको कहते हैं कि जब परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट नेचर, लगातार एक राइज हो किसके अंदर? जनरल प्राइस लेवल के अंदर. मतलब ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक गुड के अंदर हो रहा है. ओवरऑल अगर हम एवरेज प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर तो हम उसको महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं. और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? बेरोज़गारी. तो इसका मतलब होता है कि वो सारे लोग जो कि चाहते को कहेंगे एबल टू, एंड दे आर विलिंग टू. ठीक है, चाहना इज़ विलिंग टू, और एबल का मतलब कि वो उसके काबिल है, काम करना भी चाहते हैं, काम करने के काबिल भी हैं, बट उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट. प्रिवेलिंग वर्ड अगर नहीं भी हो रहा हो तो एग्जिस्टिंग कर सकते हो, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. मतलब जितने वेजेस मिल रहे हैं उस पर वो काम करना चाहते भी हैं, वो काम कर भी सकते हैं, बट उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है. तो इन दोनों बेरोजगारी और महंगाई के अंदर देर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में बस यही लिखना है, इसी बात को थोड़ा सा स्टेट करना है कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा होगा. ठीक है, तो हम इस आइडिया को बोलते हैं ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है? इट इज़ लाइक जैसे हम हिंदी में कहें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो अगर आपने आपने इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की, सपोज करो आपने इन्फ्लेशन को कम किया, तो आपने ये चाहा कि आपकी इकोनॉमी में ऐसा हो, लेकिन आपने क्या खोया? जॉब्स खो दी, और जॉब्स खोने की वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से बढ़ गया है. तो ये कह रहे हैं कि सरकार, गवर्नमेंट को हमेशा एक ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है. अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जॉब्स का जो बेरोजगारी है वो कम हो, ठीक है, तो कम होगी तो फिर महंगाई देखनी पड़ेगी. मतलब अगर सरकार ये चाहेगी कि लोगों को जॉब्स मिले तो फिर महंगाई सामना उनको करना पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया. अब तुम एक बात देखो, डिमांड कैसे बढ़ेगी? तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. तो अगर तुम इसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी. तो यही बोल रखा है यहाँ पे, आप डिमांड की जगह वर्ड यूज़ करो एग्रीगेट डिमांड. अब कई बच्चों को तो यही डाउट है कि इसके अंदर एग्रीगेट का मतलब क्या होता है. तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड. टोटल क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमी. तो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट यूज़ होता है. एग्रीगेट मतलब कि इकोनॉमी के अंदर सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठे एक साथ टोटल देखा जाता है. तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई है. डिमांड इंक्रीज हो गई है तो फिर जो फर्म्स होंगी उनको ये लगेगा कि भी डिमांड ज़्यादा है, तो हम इसको सप्लाई को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं सो दैट डिमांड से किसके इक्वल जाए? सप्लाई. तो फर्म्स विल हायर मोर वर्कर्स, मतलब वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स देंगे. तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जब जॉब्स वो उनको देंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी ना अनएम्प्लॉयमेंट. तो देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स. तो हमने यहाँ क्या पैटर्न में नोटिस करा है? पैटर्न में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है. लेकिन अब आप ये देखो कि जब आप लोगों को जॉब्स ज़्यादा दे रहे हो तो लोगों का क्या होगा? इनकम लेवल बढ़ेगा. इनकम लेवल बढ़ रहा है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ डिमांड बढ़ रही है. जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की तो प्राइसेस अपने आप ज़्यादा हो जाते हैं. तो प्राइसेस को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन.
तो अगर वहाँ से हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश की है पर हमने इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, एक और बार मैं इसको दोबारा से समझा रही हूँ कि उनका आइडिया कहना क्या चाह रहा है। उनका आइडिया सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जैसे सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, ठीक है, तो देर इज़ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सरकार ने इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने से क्या बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो फर्म्स, दो चीज़ें होंगी इससे। नंबर वन, फर्म्स अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो इसलिए वो जॉब्स बढ़ा देंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम पे रखेंगे। काम करने को क्या बोलते हैं? हायर करना। तो जॉब्स बढ़ गई, तो जॉब्स बढ़ने का क्या मतलब? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, बट एट द सेम टाइम लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उनकी जॉब लग गई है, प्लस डिमांड ऑलरेडी हाई है। अब इससे ज़्यादा डिमांड हाई जा रही है तो इसके अंदर इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। तो अगर आप कंक्लूजन नोट करोगे तो कंक्लूजन में आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, उल्टा भी करके देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने किसी रीज़न की वजह से, कोई क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है मतलब जॉब्स वगैरह इकोनॉमी के अंदर नहीं है। जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी इकोनॉमी में तो इनकम नहीं होगी लोगों के पास। वाई का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इनकम लेवल होता है। तो इनकम नहीं होगी लोगों के पास जिसकी वजह से वो डिमांड भी नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस डाउन होंगे क्योंकि जो सप्लाई, जो स्टॉक है प्रोड्यूसर्स के पास, उनको वो बेचना है। बेचने के लिए वो क्या करेंगे? प्राइसेस को लोअर कर देंगे और इन्फ्लेशन नहीं बल्कि इन्फ्लेशन कम रेट पे नज़र आएगा। तो हमको क्या नज़र आएगा कि इन्फ्लेशन डाउन जा रहा है। तो अगर आप फिर से इसको चेक करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कम है, अगेन दे आर शोइंग अ इनवर्स रिलेशनशिप. So this idea that there is an inverse relationship between unemployment and inflation, this is propounded by Phillips curve, right? Graphical representation देखो इसकी, आपने एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेना है, रेट का मतलब परसेंटेज, और यहाँ आपने इन्फ्लेशन रेट लेना है। तो आप सपोज करो पॉइंट ए पे हो और 6% अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री पे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 2% इन्फ्लेशन है। अगर आप कोशिश करते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का क्या मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर आप जॉब्स क्रिएट करो, कैसे भी क्रिएट करो, इन्वेस्टमेंट करके करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। ठीक है, तो अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट कम करा है तो आप नोटिस कर रहे हो कि आप पॉइंट ए से किस पॉइंट पे पहुंच गए हो? पॉइंट बी पे। बट बी पे जाते ही आपका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ चुका है और अब कितना हो गया? 5%। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने से आपका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो रहा है। इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं फिलिप्स कर्व। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि देखो आप टाइम पीरियड को दो पार्ट्स पे डिवाइड करो। दो पार्ट्स का क्या मतलब हुआ कि एक एनालिसिस आप ले रहे हो शॉर्ट रन का, कम समय का, और एक एनालिसिस आप लोगे लॉन्ग रन का, ज़्यादा लंबे समय का। तो जब आप शॉर्ट रन देखते हो तो शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व वैलिड है। वैलिड क्या है? उनका ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब अगर आप एक को इंक्रीज़ कर रहे हो तो दूसरे को डिक्रीज़ कर रहे हो। अब क्या रीजंस है कि वो शॉर्ट टर्म में वैलिड है, लॉन्ग टर्म में मैं पहले ही बता देती हूँ कि वो वैलिड नहीं होने वाला। तो पहले शॉर्ट टर्म के रीज़न समझते हैं। तो शॉर्ट टर्म के रीज़न के अंदर देखो, सबसे पहला रीज़न आ रहा है मनी इल्यूजन, राइट? मनी इल्यूजन का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके अभी 1000 रुपये मैं आपको पे करती हूँ फॉर सम वर्क आप मेरे अंडर कर रहे हो, और अब उसके बाद 1 साल बाद मैं आपके 1100 रुपये कर देती हूँ। अब आप जब इसकी फेस वैल्यू नोट कर रहे हो तो आप बहुत खुश हो रहे हो कि मेरे 100 रुपये बढ़ गए। बट जो आप मिस आउट कर रहे हो वो ये मिस आउट कर रहे हो कि इकोनॉमी के अंदर कुछ इन्फ्लेशन भी हुआ है 1 साल के अंदर, मान लो 2 से 3% भी हुआ हो। अब इस इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ 2024 में 1000 रुपये में आ रही थी वो अब इतनी महंगी हो चुकी है कि 2025 में भी वो 1100 की आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक एप्पल 1000 रुपये का खरीद रहे थे 2024 में, तो आज भी वो एक एप्पल महंगा हो चुका है और वो 1100 का आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं नोट कर रहे हो कि आपकी परचेजिंग पावर सेम है, कांस्टेंट है बिल्कुल, लेकिन आपको
नहीं दिख रही है बात, आपको असली में जो वेजेस है, रियल वेजेस जिसको बोलते हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हो और आप सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे हो, नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल मतलब जो फेस वैल्यू पे है, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं ये आपका एक मनी इल्यूजन है, आपको लग रहा है कि पैसा बढ़ रहा है बट असली में पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो कहते हैं मनी इल्यूजन में क्या होता है, लोग सिर्फ फोकस करते हैं नॉमिनल वैल्यू पे, मतलब फेस वैल्यू पे, इंस्टेड के रियल वैल्यू के, आपकी असली में परचेजिंग पावर कितनी हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, वर्कर्स ने क्या देखा कि उनकी सैलरी बढ़ी है, राइट, और वो खुश होना स्टार्ट हो गए, जबकि उन्होंने क्या इग्नोर करा, इन्फ्लेशन इग्नोर कर दिया, जिससे कि उनकी रियल इनकम में फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अब ये सेम एग्जाम्पल है कि भाई 10,000 से 11,000 हो गया देखने में तो वर्कर सेटिस्फाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइजेस भी, मतलब इन्फ्लेशन भी 10% है, तो जिससे कि रियल इनकम में कोई चेंज नहीं आया बट वर्कर्स को लग रहा है कि वो मतलब रिच हो गए हैं। अब इसका क्या इफेक्ट, ये कंसेप्ट तो समझ आ गया आपको, मनी का इल्यूजन है, सिर्फ लग रहा है, फैंटेसी में हो तुम लोग कि भाई तुम्हारे वेजेस बढ़े हैं। अब हुआ क्या कि वर्कर्स ने जैसी हायर वेजेस ले ली, ठीक है, अब वर्कर्स एक्सेप्ट कि हाँ भाई हमें तो हायर वेजेस मिलनी चाहिए क्योंकि महंगाई भी हो गई है वगैरह, और फर्म्स ने हायर करा ज़्यादा लोगों को, हायर वेजेस देख के लोग भी तैयार हो गए कि ठीक है इतने अच्छे सर ने 100 रुपये के, 1000 रुपये के 1100 कर दिए, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, ठीक है। और बट रियल वेजेस डोंट एक्चुअली इंक्रीज, सो इट क्रिएट्स अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन होने की वजह से ही तो तुम्हारी सैलरी बढ़ी है ना, इन्फ्लेशन बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, ठीक है, हुआ ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हुआ, इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने के चक्कर में तुम्हारी सैलरी नॉमिनल वेजेस बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब्स और प्रोवाइड की गई है और इससे ट्रेड ऑफ हमें नज़र आ रहा है, तो यह शॉर्ट रन में मनी इल्यूजन की वजह से ट्रेड ऑफ है। सेकेंड, स्टिकी वेजेस। स्टिकी वेजेस का मतलब ये है कि वेजेस इतनी आसानी से चेंज नहीं हो रही है डिमांड और सप्लाई की वजह से, ठीक है। अब डाउनवर्ड स्टिकीनेस का क्या मतलब होता है कि तुम्हें 1000 रुपये किसी काम के लिए मिल रहे थे, तो नेक्स्ट ईयर तुम कभी भी 1000 के 900 रुपये नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, डाउनवर्ड, कि कभी भी जो वर्कर होता है ना वो डाउनवर्ड अपनी जितनी वो बेसिक्स वेजेस लेता है उससे नीचे जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा, तो डाउनवर्ड स्टिकीनेस होता है। अपवर्ड स्टिकीनेस का मतलब ये होता है कि वर्कर तो चाहेगा कि उसकी वेजेस बढ़ जाए बट इतनी इजीली वर्कर की वेजेस बढ़ती नहीं है। क्यों, क्या कारण हो सकते हैं भाई, पहला कारण तो ये है ना कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है 1 साल का 2 साल का, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी वजह से नहीं बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस का क्या मतलब है कि वो तुम्हारे ट्रेड के जो ग्रुप ऑफ लोग हैं, मतलब जब तक सब लोग नहीं इंक्रीज करेंगे, तुम्हारा एक ग्रुप है तब तक अकेले तुम्हारे इंक्रीज नहीं हो सकते, खासकर डाउनवर्ड स्टिकीनेस, ठीक है। मान लो एक टीचर्स का ट्रेड यूनियन है, तो किसी भी टीचर की सैलरी डाउन नहीं जाएगी अगर उनका यूनियन स्ट्रांग है, क्योंकि यूनियन के बंदे करने ही नहीं देंगे, जैसे फार्मर्स यूनियन, इंडस्ट्रियलिस्ट का यूनियन, ये अपनी फील्ड के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने ही नहीं देते। देन मिनिमम वेजेस लॉज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वजह से भी डाउनवर्ड कभी भी नहीं वेजेस जाते हैं, ठीक है। एक मिनिमम प्राइस तो पे करना ही पड़ता है, इसको प्राइस फ्लोर कहते हैं, ठीक है, फ्लोर प्राइस तो पे करना ही पड़ता है। और फिर सोशल रेजिस्टेंस टू वेज कट्स, सोशल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, सोसाइटी ही नहीं बर्दाश्त कर सकती या लोग ही नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनकी वेजेस कम हो जाए, ठीक है। तो इस कारण से हमेशा वेजेस की स्टिकीनेस रहती है। तो मतलब अगर लेबर की डिमांड घट भी रही है, राइट, लेबर की डिमांड देखो, कभी भी किसी चीज़ की डिमांड घटेगी तो प्राइस डाउन जाएगा, क्यों। अब इधर आप लॉ ऑफ डिमांड मत लेके आना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, प्राइस की मूवमेंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ डिमांड की मूवमेंट पे प्राइस डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कुछ और होता है, उसके अंदर पहले प्राइस आता है फिर डिमांड आता है, यहाँ मैं दूसरी बात कर रही हूँ, डिमांड और देन प्राइस। तो कह रहे हैं कि अगर लेबर की डिमांड घट भी जाएगी तो प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे, राइट। अब इसका फिलिप्स कर्व से कैसा लिंक है, तो उन्होंने बोला कि देखो फर्म्स फटाफट एम्प्लॉयमेंट एडजस्ट करती है, क्योंकि वो वेजेस तो एडजस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वेजेस नीचे लाना और ऊपर लाना मुश्किल होता है, और मुश्किल को क्या बोलते हैं, स्टिकीनेस होती है। तो जिसकी वजह से एक इन्वर्स रिलेशनशिप हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट थर्ड वाला इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, जहाँ पे कुछ फर्म्स का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, वो प्राइस मेकर्स होते हैं, मतलब वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या प्राइस चार्ज करना है। उनके प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब एक से दूसरे के प्रोडक्ट में हल्का सा फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा आपको। और लिमिटेड कंपटीशन है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ सप्लायर्स हैं, तो ऐसा कोई कंपटीशन होता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि देखो फर्म्स प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं जैसे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो किसको दे देते हैं, इन्फ्लेशन को दे देते हैं। तो इन्फ्लेशन जब भी बढ़ेगा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, देखो वेजेस बढ़ेंगे, ठीक है, लेबर सप्लाई बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेंगे, लेबर सप्लाई बढ़ेगा, जॉब्स ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, दूसरी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अगेन देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है। तो देखो वही सेम बात लिखी हुई है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डाउन जा रही है। तो अगेन इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, राइट। अब दिस इज डन। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, तो हमने समराइज कर लेते हैं एक बार शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये कह रहा है कि येस, हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप छोटे टेम्पररी नेचर में होगा, दिखेगा, किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। रीज़न क्या है, सबसे पहला मनी इल्यूजन आपने पढ़ा, सेकेंड रीज़न आपने स्टिकीनेस पढ़ा, ठीक है, कि मतलब फर्म्स इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी वेजेस को कम नहीं कर पाती है क्योंकि स्टिकीनेस होती है वेजेस की, ठीक है। और क्योंकि वेजेस कम नहीं होते हैं इसलिए सब लोग विलिंग है जॉब के लिए, और जॉब्स बढ़ती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। और जो थर्ड वाला आपने अभी पढ़ा है वो वाला कौन सा पढ़ा था आपने, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है कि बेशक अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हो रही हो लेकिन प्राइसेस हाई जाते ही जाते हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म्स होती हैं वो इतनी पावर, इतना कंट्रोल मार्केट में रखती हैं कि वो अपने प्राइसेस ज़्यादा कर लें, राइट। तो ये शॉर्ट रन में है। अब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व देखते हैं। लॉन्ग रन में उन्होंने कहा भाई कोई ट्रेड ऑफ नहीं है इनके बीच में, ट्रेड ऑफ मतलब कोई इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, और इसीलिए वर्टिकल नेचर का लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। अब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल नेचर का है, तो इसका मैं डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जो इनवर्स रिलेशनशिप का है, और ये जो रेड कलर की सीधी लाइन आ रही है ये लॉन्ग रन है। अब पहले तो जब भी कभी ग्राफ के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक जगह पे एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल स्टक हो गया और वाई एक्सिस वाला वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहा है अपनी 1 2 3, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है कि इन्फ्लेशन अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट उसको लिए रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक जगह स्टक हो रहा है बार बार लेकिन इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप एज सच बन नहीं रहा है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। अब लॉन्ग रन के अंदर क्या बोल रहे हैं कि कोई ट्रेड ऑफ है ही नहीं, एग्जिस्ट करता, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब उन्होंने बोला कि ऐसा रीज़न क्या है। सबसे पहले तो ये जो कर्व है ये वर्टिकल शेप का है, ठीक है, और वर्टिकल किस पॉइंट पे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर पॉइंट पे वर्टिकल है, वो वर्टिकल है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब ये क्या होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इनका कहने का ये मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर आप चाहे 5 लोग हो इकोनॉमी में, आपने पांचों के पांचों को जॉब दे दिया, ठीक है, लेकिन नेचुरली कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें से हर वक्त इन पांचों में से कोई ना कोई 2 जने अनएम्प्लॉयड दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई भी चीज़ इनको रोक नहीं सकती है। तो ये नेचुरल है। वो कारण क्या हो सकते हैं कि वो नंबर 1 कारण ये हो सकता है कि शायद इकोनॉमी के अंदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है कि जब एक बंदे ने एक जॉब छोड़ी है और अब वो सेकेंड जॉब लेना चाहता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन उसे पता नहीं होता कि सेकंड जॉब कहाँ मिल रही है, कितने पैसों में मिल रही है, तो उसको कुछ टाइम लगता है सेकंड जॉब को अवेल करने के लिए। तो ये जो बीच में 1-2 दिन का गैप या 1-2 महीने का गैप होता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
ऐसे ही सेकंड होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया कि भी शायद टेक्नोलॉजी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, या फिर इसको एक और वर्ड से बोल सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में गैप आ रहा है। जिस स्किल की डिमांड है वो स्किल की सप्लाई नहीं है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, की टेक्नोलॉजी नहीं आने के कारण वो डिमांड और सप्लाई गैप मैच नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से हमेशा इकोनॉमी में कुछ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही रहेगा, तभी वो इस पॉइंट के अंदर वर्टिकल शो करेगा। राइट ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प्स ने दिया था। इन्होंने ये कंसेप्ट निकाला है, एक तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, एक्सपेक्टेशन ऑग्यूमेंटेड। एक्सपेक्टेशन ऑग्यूमेंटेड का क्या मतलब है कि आप पहले शॉर्ट रन में बोल रहे थे कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है और तब भी लोगों को पता ही नहीं चल रही है बात, वो सिर्फ नॉमिनल वेजेस देखकर खुश हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, आप एक बार ही उनको बेवकूफ़ बना दोगे, पर बार बार हर बार आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने साथ एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है तो अब भी ऐसा ही होने वाला है आने वाले समय में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने ये बात बोली कि भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, ये एक बार ही हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। क्योंकि अब क्या होने वाला है कि जब नेक्स्ट टाइम ये पैटर्न रिपीट होगा, जब नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करेगी, तो लोग पहले ही एक्सपेक्ट कर लेंगे कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको ये पैटर्न समझ में आ गया है सरकार का। तो अब वो क्या करेंगे, जब महंगाई बढ़ने वाली है तो दे विल डिमांड फॉर हाई वेजेस, और हाई वेजेस डिमांड करने की वजह से जॉब्स से उन्हें फायर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लो वेजेस पे काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो हमारी वेजेस बढ़ा दो, तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। या फिर अगर किसी की बढ़ाई जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखने के लिए कईयों को फायर कर दिया जाएगा। फायर करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा से उसी लेवल पे बाउंस बैक करेगा जहाँ से आपने रिड्यूस किया था। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो कांस्टेंट हो गया। मान लो पहले 6% से 3% पे आपने घटाया, लेकिन अब क्योंकि वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो वो कहेंगे हमारी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ाने से उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वापस 6% पे पहुंच जाएगा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझ के देखते हैं। जैसे ये वाला इसमें डायग्राम हेल्प कर सकता है। हाँ देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 6% अनएम्प्लॉयमेंट था जो नेचुरल रेट है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट पे 5% इन्फ्लेशन है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश की है और यहाँ 3% पे इस अनएम्प्लॉयमेंट को ले आए, तो आप पॉइंट ए से किधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दोगे? पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे आप नोटिस कर रहे हो कि 6 से 3% हो गया, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी तो 5 से 7% पहुँच गया, ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि अब यहाँ इन्फ्लेशन नहीं होता, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होता है कि भाई वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार अगर हमारे के पास अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जॉब्स हमें बढ़ा के दिए हैं, तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है। अब वो क्या करेंगे, जब वो इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बढ़ने वाला है, ठीक है, तो अब वो ज़्यादा डिमांड करेंगे फॉर हाई वेजेस। हाई वेजेस डिमांड करने की वजह से काफ़ी सारे वर्कर्स को फायर कर दिया जाएगा, या हम कहेंगे उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिससे इकोनॉमी के अंदर वापस से उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये बी से किधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा? ये बी से ट्रैवल करेगा सी की तरफ। तो अब सी पॉइंट पे जब वो वापस 3 से 6% पे आ रहा है, तो आप नोटिस करो कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही, देखो एक एरो इधर गया सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ, और फिर एक एरो जा रहा है राइट की तरफ, तो वो वापस 6% पे आया, बट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो 7% ही पहुंच गया, ठीक है। मान लो ये रिपीट होता है, रिपीट होने का मतलब सरकार फिर कोई पॉलिसी लेकर आती है और फिर से कोशिश करती है कि भाई हम वापस ट्रैवल करें और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की कोशिश करें, तो वो और इधर चली जाएगी, पॉइंट नंबर डी पे चली जाएगी। डी पे जाने से उसका इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेड 7 से 8% हो जाता है। लेकिन फिर वर्कर्स ज़्यादा डिमांड करेंगे वेजेस की डिमांड करेंगे, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा और इकोनॉमी वापस डी से किस पॉइंट पे आ जाएगी? पॉइंट नंबर ई पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करो। कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि पॉइंट नंबर
ए, सी और ई को कनेक्ट करो। कनेक्ट करते ही आपको क्या नोटिस होगा कि एक वर्टिकल लाइन बन रही है। वर्टिकल लाइन बनने का क्या मतलब है कि आप जब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ लगाओगे तो एक साथ लगाने के बाद ये आपको रेड लाइन बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो आप जब तभी बोलते हैं कि ये देख रहे हो, ये पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट ई, जब ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि फिलिप्स कर्व जो लॉन्ग रन का होता है वो वर्टिकल शेप का होता है, और इसीलिए बोलते हैं कि फिलिप्स कर्व चलता नहीं है लॉन्ग रन में, क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ, लेकिन अब ट्रेड ऑफ रहा नहीं है। अब इसके अंदर हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप, कि इन